हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी, जिसमें हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन एंड लेग्जेटिव। एक्चुअली में कॉन्स्टिपेशन है क्या? पहले लेग्जेटिव समझने से पहले हमें उसका मेन रीजन पता होना चाहिए कि जहाँ पे हम लेग्जेटिव यूज कर रहे हैं। लेग्जेटिव ड्रग्स है जो हम कॉन्स्टिपेशन में यूज कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है और कहाँ पे हम लेग्जेटिव यूज कर रहे हैं? कॉन्स्टिपेशन वो कंडीशन है जहाँ पे हमें स्टूल के डेफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। एटलीस्ट 3 टाइम से कम अगर एक हफ्ते में स्टूल की डेफिकेशन नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन मान के चलते हैं। तो क्या जनरल कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन कोई डिजीज है? एक्चुअली में कॉन्स्टिपेशन कोई डिजीज नहीं है। पहली बात हमें ये समझना होगा कि ये कोई डिजीज नहीं है, ये किसी डिजीज की वजह से एज अ सिम्टम कॉन्स्टिपेशन है। तो कोई अंडरलाइन डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या स्वेलिंग हो सकती है या कोई दूसरा रीजन हो सकता है, हमारा वाटर इनटेक कम है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो एक्चुअली में कॉन्स्टिपेशन कोई डिजीज तो नहीं है, पहली बात तो ये। तो कॉन्स्टिपेशन क्या हुआ? एक सिम्टम है। एक तो आज के टाइम में तो वैसे बहुत सारे में ड्रग्स बेचे आ रहे हैं मार्केट में कॉन्स्टिपेशन के नाम पे, बट हमें क्या समझना होगा कि उसके पीछे का रीजन क्या है। तो कॉन्स्टिपेशन क्या हुआ? अगर स्टूल की डेफिकेशन लेस देन 3 टाइम्स अ वीक है, अगर स्टूल की डेफिकेशन क्या हो रही है 3 बार से कम हो रही है हफ्ते में, तो हम उसको कॉन्स्टिपेशन मान के चलेंगे। कॉन्स्टिपेशन को अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचे, मैं अपने रियल लाइफ में सोचूं, आप लोग अगर अपने रियल लाइफ में सोच सके, तो कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है कि स्टूल तो स्लो आ रहा है, ठीक है, बहुत टाइट भी हो गया, हम बहुत प्रेशर लगा रहे हैं भाई, ये हमारे कमोड पे बैठ गए, ये वो यहाँ पे बैठ गए, बहुत प्रेशर लगा रहा है बंदा, भाई आ जाए स्टूल नहीं हो पा रहा है। तो एक रीजन तो ये समझ में आ रहा है कि बहुत हार्ड हो चुका है, ठीक है, हो भी रहा है तो बहुत दर्द हो रहा है स्टूल डेफिकेशन करने में। तो एक तो पता चल गया कि हाँ स्टूल बहुत हार्ड हो गया है, स्टूल हार्ड हो चुका है। ठीक, एक रीजन तो ये पता चल रहा है कि हाँ हार्ड हुआ है। दूसरा क्या हुआ? प्रेशर प्रेशर भी नहीं बनता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूल मूवमेंट भी नहीं है, ठीक है, मूवमेंट भी कम हो चुका है, ये मूवमेंट कम हो चुका है, स्टूल हार्ड हो चुका है, डेफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से। तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि क्यों मूवमेंट कम हो चुका है या स्टूल हार्ड क्यों हुआ है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पानी की कमी हो रही है। तो हमारा बॉवल में वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ चुका है, ठीक है, पानी ज्यादा पेट में एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो स्टूल में वाटर कम हो जा रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो स्टूल हार्ड हो चुका है, मूवमेंट कम है और वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो चुका है। तो ये कुछ मेन रीज़न है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को हटा सके और हमारा प्रॉब्लम दूर हो सके। तो अगर स्टूल हार्ड हो रहा है तो इसको मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा कोई ड्रग देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट के अप्रोच में सोचें, ठीक है, इन्हीं पैरामीटर को लेके हम ट्रीटमेंट सोचते हैं। तो स्टूल हार्ड हो चुका है तो हमें क्या करना होगा कि स्टूल को सॉफ्ट करना होगा। ऐसा कोई ड्रग देंगे जो स्टूल को सॉफ्ट कर सके, ठीक है, उसमें वॉल्यूम कम हो सके। दूसरा, लाइट चली गई क्या? दूसरा, हमें पता चला कि वाटर एब्जॉर्प्शन हो चुका है जिसके से स्टूल में पानी कम है, तो हमें कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिसकी वजह से स्टूल में वाटर कंटेंट बढ़ सके। तो ये फर्दर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो हम पहले ट्रीटमेंट अप्रोचेस देख रहे हैं कि क्या क्या है। स्टूल सॉफ्ट करना है हमें, स्टूल में वाटर कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा और इनके मूवमेंट को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो मेन कुछ चीजें तो ये है कि हमें स्टूल सॉफ्ट करना पड़ेगा, स्टूल में वाटर कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा और स्टूल में मूवमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके अलावा भी आप अगर सोचो, क्या होता है, ये बैठ गया स्टूल करने, पॉटी करने बैठा ये, पर इसको पॉटी नहीं हो रही, बहुत प्रेशर लगा रहा है, ऐसा इसको प्रेशर भी नहीं बन पा रहा। तो इसका क्या रीजन है कि शायद क्वांटिटी मास कम बन रहा है ना, हमें उसको बल्क करना पड़ेगा, मास को बढ़ाना पड़ेगा जिससे उसको एटलीस्ट वो प्रेशर तो बने। प्रेशर भी जनरेट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब प्रेशर जनरेट भी नहीं हो रहा, ठीक है, अर्ज कम हो चुकी है, ठीक है।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मास बढ़ाना पड़ेगा या इंक्रीज मास या बल्क। ठीक, तो अगर हम इन कंडीशन को समझ सकते हैं नॉर्मल लाइफ में कि हाँ ये होता है एक पर्सन को जब उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ट्रीटमेंट अप्रोच में हम ये समझ सकते हैं कि हाँ ये यूज करने से हमें उसको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दे सकते हैं। जैसे कि स्टूल सॉफ्टनर हो गया, जो स्टूल को सॉफ्ट करेगा, आराम से डेफिकेट करने में हेल्प करेगा। स्टूल में वाटर कंटेंट बढ़ाएगा, उसके मूवमेंट को इंक्रीज करेगा और मास को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ट्रीटमेंट अप्रोच है। तो इसी से, इन्हीं पॉइंट से हम इसकी क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, राइट। क्लासिफिकेशन से भी यही से आ सकता है, हमें यही तो सॉल्व करना है, तो इसी से हमारा क्लासिफिकेशन आ सकता है ना। तो अब आगे देखते हैं कि क्या क्या क्लासिफिकेशन हुआ और कैसे ये ड्रग्स हैं कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो अब तक हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, और ये एक ऐसा कंडीशन है, ठीक है, इसको मैं कंडीशन लिख देता हूं। कंडीशन है जहां पे स्टूल की डेफिकेशन 3 टाइम्स लेस देन 3 टाइम्स अ वीक हो गया, और ये कोई डिजीज नहीं है। ठीक है, ये कोई डिजीज नहीं है, ये क्या है, कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन कह सकते हो या सिम्टम कह सकते हो। ठीक है, ये कोई डिजीज नहीं है, सिम्टम मींस इसके अंडरलाइन कोई और रीजन हो सकता है। तो ये क्या है, इसे रिलीफ देने के लिए यूज होता है। हमें अंडरलाइन कंडीशन को समझना पड़ेगा कि क्या है, जिससे हम प्रॉपरली इसको ट्रीट कर सके फ्यूचर में। तो अब आगे हम देखते हैं कि क्या क्या इसके क्लासिफिकेशन है ड्रग्स में, और वो कैसे काम करते हैं, मैकेनिज्म क्या है उन ड्रग्स का। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टूल में जनरल पर्सन को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे, आपको, हम सभी को अगर स्टूल में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो ये है इसका रीजन। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से स्टूल में डेफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, और इसके ट्रीटमेंट अप्रोच क्या हो सकता है कि हम ये चीजें यूज करें तो उसको रिलीफ मिलेगा। ठीक, आगे हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। मैंने ट्रीटमेंट अप्रोच कॉर्नर में लिख दिया जिससे थोड़ा हमें स्पेस मिल जाए यहाँ पे ड्रग्स लिखने के लिए। चल उससे पहले थोड़ा देखते हैं कि लेग्जेटिव और परगेटिव में क्या फर्क होता है। ये लेग्जेटिव हो गया और दूसरा आता है परगेटिव। आपने ये भी सुना होगा कि है क्या। तो लेग्जेटिव और परगेटिव कुछ नहीं, दोनों ड्रग्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है। लेग्जेटिव वही है जो माइल्ड के लिए यूज करते हैं, जबकि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है। ठीक, लेग्जेटिव अगर हम हाई क्वांटिटी में दे या इसकी वॉल्यूम बढ़ा के दे तो एज अ परगेटिव एक्ट करता है। तो कहाँ पे यूज होता है, जब बहुत ही ज्यादा कई दिनों से स्टूल नहीं हो रहा, बहुत ही दिक्कत हो रहा है, तब जाके हम परगेटिव देते हैं। अच्छा, इससे पहले हम ये सोचते हैं कि क्या इसका कोई मेडिकल यूज भी है एक्सेप्ट फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में तो हम दे रहे हैं, तो इसके अलावा क्या कोई मेडिकल यूज हो सकता है इसका। तो जैसे मुझे अपने पेट में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, मेरे कोलन में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, मुझे उसमें कैमरे से देखना होता है डॉक्टर को, तो तब क्या करते हैं कि हम ऐसे ड्रग्स को देके अपने स्टमक को क्लीन किया जाता है। हमारे इंटेस्टाइन, लार्ज, स्मॉल और कोलोन को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। तो कोई एग्जामिनेशन पर्पस के लिए हो सकता है। ठीक है, मेडिकल यूज अगर देखें इसका, क्या हो सकता है। सबसे पहले कोई मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी कोलोन में कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, उसको हम कैमरे की मदद से देखने के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं इनको। एग्जामिनेशन। दूसरा, कोई ऑपरेशन होना है। ठीक है, अब पेट में पॉटी के साथ तो ऑपरेशन करवा नहीं सकते, तो पहले तो क्लीन करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर के लिए। प्रोसीजर या सर्जरी भी लिख सकते हैं। तो कभी मेडिकल यूज भी है इनका, जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन होने पे ही इनका यूज किया जाता है, तो कभी कभी मेडिकल पर्पस में भी यूज किया जाता है। इनके अगर अंडरलाइन कॉज के बारे में अगर देखें कि क्या क्या कॉज है, तो फाइबर की कमी हो जाए तब भी कॉन्स्टिपेशन होता है। एक्चुअली फाइबर है क्या, फाइबर ऐसे नॉन डाइजेस्टिव फूड है जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट तो नहीं होता, बट वो एज अ मास बल्क करने में हेल्प करता है। मीन्स उसका खुद का कोई ऐसा तो यूज नहीं है, ना ही हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है,
पर वो मास बढ़ाने में हेल्प करता है। कैसे? बल्किंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो हमारी स्टूल प्रॉपर होता है, तो फाइबर की कमी हो सकता है। दूसरा रीजन अगर आप देखेंगे तो प्रेगनेंसी में सी के दौरान लेडीज में बहुत प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, तो ये भी एक रीजन है कि हाँ, कि कॉन्स्टिपेशन का क्या रीजन हो, प्रेगनेंसी। ऑफ कोर्स हमारा लो वाटर इनटेक, लो वाटर इनटेक भी एक रीजन है ना। हम देखें यहाँ पे वाटर इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि लो वाटर इनटेक है। ये कुछ कॉजेज है जिनकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे लास्ट पे। तो क्लासिफिकेशन, हम अपने ट्रीटमेंट अप्रोच से देखेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहला आता है स्टूल सॉफ्टनर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। सबसे पहला आता है स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर में कौन कौन सी ड्रग्स आ सकती है? सबसे पहला है डॉस, दूसरा है लिक्विड पैराफिन, ठीक। स्टूल सॉफ्टनर हो गया। इसके बाद है हमारा बल्किंग एजेंट। तो बल्किंग एजेंट में क्या क्या यूज कर सकते हैं? बल्किंग एजेंट का काम क्या होगा? ऊपर से वेट ऐड करेगा, जिससे आराम से प्रेशर बनेगा एक ऊपर से, और इजीली स्टूल डेफिकेशन में हेल्प हो जाएगा। तो बल्किंग एजेंट में हमारे आ गए फाइबरस फूड, ठीक है। कोई भी ऐसा खाना जो फाइबर होगा, जैसे ब्रांड, इसके अलावा इसबगुल, प्लांट को, ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं? ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना वेट गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर से प्रेशर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से इजीली डेफिकेशन हो पाएगा। तीसरा अगर हम देखें, हमें वाटर का क्वांटिटी भी बढ़ाना है, ठीक है। स्टूल में जो हार्ड हो चुका है उसमें वाटर देंगे तो वो सॉफ्ट भी हो पाएगा। तो वाटर क्वांटिटी हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? ऑस्मोटिक परगेटिव्स। जैसे ये ज्यादा सॉल्ट होते हैं ऑस्मोसिस में हेल्प करने के लिए, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट और लैक्टोलोज, ठीक है। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हो गए जो ऑस्मोटिक परगेटिव में हेल्प करेगा। इसके अलावा लास्ट में हमें देखें कि हमें मूवमेंट भी बढ़ाना है। तो अगर हम देखें कि मूवमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 ये 4 हो गया। मूवमेंट बढ़ाने के लिए हमें स्टिमुलेट करना पड़ेगा हमारे कोलन को, हमारे इंटेस्टाइन को। तो स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा? वो अपना मूवमेंट बढ़ाएगा ना, मसल मूवमेंट बढ़ेगा, तो स्टिमुलेट परगेटिव। स्टिमुलेट परगेटिव, इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या है। तो ये फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें? एक हो गया हमारा फिक्स्ड ऑयल्स, जैसे कि कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल क्या करता है? ये भी स्टिमुलेट करता है हमारे स्टूल के मूवमेंट को। दूसरा है डाइफिनाइल मीथेन्स। डाइफिनाइल मीथेन्स भी हमारे स्टिमुलेट करता है हमारी बॉडी में मूवमेंट को, जैसे सोडियम पिको सल्फेट,
एक एग्जांपल हो गया सोडियम पिकोसल्फेट। तीसरा है हमारा 5-HT4 एगोनिस्ट प्रोकैलोप्राइड। और लास्ट में फोर्थ है एंथ्राक्विनोन्स। इसका एग्जांपल है सेना। ये आपके हो गए क्लासिफिकेशन स्टूल सॉफ्टनर, बल्किंग एजेंट, ऑस्मोटिव परगेटिव्स और स्टिमुलेंट परगेटिव्स, जिसके अंदर हम फर्दर क्लासिफाई इनको किया है फिक्स्ड ऑयल्स में, डाइफेनाइल मीथेन्स में, 5-HT4 एगोनिस्ट में और एंथ्राक्विनोन्स में, जिसकी एग्जांपल भी हमने यहाँ पे दे दी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कॉन्स्टिपेशन और लेक्सेटिव। अब आगे देखते हैं हम इसके वर्किंग कैसे काम करते हैं लोग, इनके वर्किंग और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट के। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबसे पहला है हमारा बल्क फॉर्मिंग एजेंट। जिसका एग्जांपल हमारे फाइबर या मिथाइल सेल्यूलोज हो गया या इसबगोल हो गए। तो एक्चुअली काम क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका, ये होते हैं हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होता है। फिलिक कोलाइड्स मीन्स ये क्या करते हैं, व्हाट एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे मानते हैं कि ये इसबगोल है, ठीक है, उसके छोटे छोटे दाने। तो जब ये हम इसको वाटर में लाएंगे तो एक एक जो है ये फूल के इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इन्होंने क्या किया, अपने आप में वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो इससे क्या हो गया, इनका मास इंक्रीज हो गया। ठीक, ऑल्सो वाटर भी इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब किया तो इसमें वाटर कंटेंट भी इंक्रीज हो चुका है। तो इससे इनका वेट बढ़ जाता है या मास बढ़ जाता है, और बल्क बना के ये ऊपर से प्रेशर लगाता है अपने वॉल्स को, इंटेस्टाइन वॉल्स को क्या कहता है, इंटेस्टाइन वॉल को फैलाता है, जिसकी वजह से उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है, वो स्टूल को डेफिकेट करने में हेल्प करता है। तो बल्क फॉर्मिंग एजेंट का सिंपल मैकेनिज्म है, आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ज्यादा उसमें लिखने की जरूरत नहीं। एग्जाम में अगर आप एरो करके भी लिखते हैं तो वो ज्यादा रिप्रेजेंटेबल भी लगता है और अच्छा भी लगता है। दूसरा हो गया स्टूल सॉफ्टनर। थोड़ा टेढ़ा हो गया। स्टूल सॉफ्टनर का मैकेनिज्म, इसके एग्जांपल देखते हैं। अगर हम देखें तो डॉस एक एग्जांपल हो गया इसके स्टूल सॉफ्टनर का। ये काम कैसे करता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, and also have tendency to bind with lipid। ये अगर आप देखें हाइड्रोफिलिक और फिर लिपिड से बाइंड कर रहा है, मींस लिपोफिलिक भी है, तो कुछ सरफेक्टेंट जो होता है उसकी तरह ये एक्ट करता है। तो उसमें क्या करता है, ये इजीली स्टूल में पेनिट्रेट हो जाता है। स्टूल में पेनिट्रेट होके वाटर और लिपिड को बाइंड करके वो सॉफ्ट कर देता है और स्मूथ बना देता है। हाइड्रोफिलिक जो है वाटर क्या करेगा, उसको सॉफ्ट करेगा। लिपोफिलिक नेचर क्या करेगा, उसको स्मूथ कर देगा। स्मूदन होने से और वाटर की वजह से वो इजीली डेफिकेट हो जाता है। ये स्टूल सॉफ्टनर का आपको समझ में आ गया। तीसरा है ऑस्मोटिक
अगर हम देखें ये हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये स्टूल है, हार्ड हो चुके हैं, ठीक है, छोटे छोटे दाने बना दिए स्टूल के, और ये कुछ सॉल्ट है इसके, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो जो हमने ड्रग्स पढ़े हैं इसमें, तो ये कुछ ड्रग्स है। तो एक्चुअली काम क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में, ये हमारा इंटेस्टाइन है, ये हमारी बॉडी है, ठीक, इन दोनों के बीच में ओस्मोटिक ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर कंटेंट तो कम है, यहाँ पे वाटर इज लेस, यहाँ पे वाटर ज्यादा है, तो इसकी वजह से वाटर इधर आना शुरू कर देगा, ठीक है, वाटर, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन हो सके, तो वाटर इधर आएगा, तो वाटर कंटेंट बढ़ गया, स्टूल बाहर, ऑस्मोटिक का समय आ गया। चौथा है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट परगेटिव में मोस्टली काम क्या करता है, अगर हम जैसे 5:4 एगोनिस्ट को देखें, तो ये रिसेप्टर पे बाइंड करके क्या करेगा, मसल की मूवमेंट को इंक्रीज करेगा, ठीक, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं ये क्या कर रहा है, इंक्रीज मसल मूवमेंट। फिक्स्ड ऑयल जैसे कि कैस्टर ऑयल क्या करेगा, ऑयली कंटेंट को बढ़ा रहा है, और जिसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग हो रही है और मसल मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है। जो डायफिनाइल मीथेन आर्टिकुलेन जैसे सेना वगैरह हो गया, तो इनका क्या काम होता है, ठीक है, एक तो सबसे पहले एक मैकेनिज्म क्या होगा इसका, मूवमेंट ऑफ मसल को इंक्रीज कर रहा है, कोलोन सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। तो मेजरली स्टिमुलेंट परगेटिव्स के दो ही मैकेनिज्म होते हैं, ये मसल की मूवमेंट को बढ़ा रहा है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ा रहा है हमारे स्टमक में, जिससे स्टूल बाहर आ सके। दूसरा कोलोन में सिक्रीशन इंक्रीज कर रहा है। कोलोन सिक्रीशन इंक्रीज होने का मतलब क्या हो कि वाटर हमारे स्टूल में आ रहा है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो रहा है, हमारे दूसरे स्टूल को बल्क कर रहा है, वाटर की वजह से सॉफ्ट हो रहा है, और वो इजीली डेफिकेट हो जाता है। तो ये हो गया हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।